हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए सीबीटी 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के क्वेश्चन, चाहे वो एएलपी का हो। एएलपी का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे भी वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं खास करके सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मॉडल्स रिसेंबल द सोलर सिस्टम इन विच the nucleus plays the role of sun and the electron that revolving planet? रॉन्गटन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम या फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे मॉडल में ये कहा गया था जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन जो है वो रोल अदा करता है, जिस तरह से सोलर सिस्टम में जिस तरह से सन का रोल है उसी तरह से न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का भी उस तरह का ही रोल है। ये किसने कहा था, कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इन्होंने जब एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे, तब इन्होंने ये कंक्लूड किया था, ठीक है, कि एटम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कोल्ड न्यूक्लियस। बोला गया कि एटम का जो है एक बहुत छोटा और डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है इस तरह से जैसे कि सन चक्कर काटता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था ये किसके द्वारा की दिया गया था, तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था उस पर बेस्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल? नॉन मेटल का कौन सा एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज में से नहीं आता है? डायमंड इज नॉट हैविंग ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोडीन हैव लस्टरस अपीयरेंस, ग्रेफाइट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, बोला गया कि इनमें से नॉन मेटल, अच्छा, मैं हो सकता है तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एनसीईआरटी का जो क्लास 8 का, ठीक है, सॉरी हाँ क्लास 7 का अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको नॉन मेटल मेटल के बारे में ये सारी जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहीं से मिल जाएगा आपको क्लास 7 के इसमें। ठीक है, तो बोला गया कि डायमंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिल्कुल हाई होता है, सही है, लेकिन हम लोग को क्या खोजना है, नॉट ट्रू। आयोडीन हैविंग लस्टरस अपीयरेंस, देखिएगा सुनिएगा, आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी इसका अपीयरेंस जो होता है वो लस्टरस होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि ग्रेफाइट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ग्रेफाइट जो है वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट की जगह क्या होगा, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। हम लोग जितना भी जानते हैं कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर कि ग्रेफाइट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करें तो ये स्लिपरी होता है, लस्चरस भी होता है, सॉरी, ग्रेफाइट इज़ वेरी सॉफ्ट, स्लिपरी एंड ब्रिटल, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यूज एज लिब्रिकेंट और पेंसिलिन। मैंने डायमंड से रिलेटेड है तो ग्रेफाइट को भी बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करें, डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अर्थ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, when copper sulfate reacts with iron metal, copper metal is formed. Which of the following reaction is this? Decomposition reaction, combination reaction, single displacement reaction, double displacement reaction. तो बोला गया कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर मेटल बनता है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, सल्फेट सोल्यूशन किसका था, कॉपर का, लेकिन साथ में रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, आयरन मेटल के साथ, बन क्या रहा है, कॉपर मेटल बन जा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का रिएक्शन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, आयरन था, आयरन के साथ कॉपर सल्फेट था, इसका दोनों का रिएक्शन करवाया तो बनाया FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट बन जा रहा है। ठीक है, था कॉपर सल्फेट, आयरन जो है उसको रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेस तो कर रहा है किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब क्यों डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, क्योंकि आयरन का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है कॉपर से, इसलिए इसको रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, आप अगर
आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ याद नहीं है तो आप यहाँ से जाकर के, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, वो याद कर सकते हैं मैंने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है किसका कम, क्योंकि इस सेट में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, तो या तो यहाँ पे क्लिक मारिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर वीडियोज़ में देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये थी कहानी इसकी। थर्ड नंबर क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर पर बात करें। एन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो ये हो जाएगा हीट एनर्जी में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो जानते हैं जूल्स लॉ, ठीक है, सॉरी ओम्स लॉ, जूल्स लॉ बोल रहे हैं। ओम्स लॉ जो होता है वो जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो किसका दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ही है, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन वन सेपरेट ए सोल्यूट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन। बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोल्यूट को जो है सेपरेट कर सकते हैं उसके सोल्यूशन से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं चीनी और पानी का घोल है, एक सोल्यूशन है, उसमें से हम लोग अगर चीनी को अलग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन में होता क्या है, लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैसेस में, और हम लोग क्या करेंगे जो व्हेन यू हीट ए सोल्यूशन द लिक्विड सॉल्वेंट इवापोरेट, लिक्विड सॉल्वेंट तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो इवापोरेट नहीं होगा, वो बच जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन के थ्रू हम लोग सोल्यूशन से सोल्यूट को अलग कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, एसआई यूनिट क्या होगा मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम का अगर फॉर्मूला भी जानते हैं आप तो कर सकते हैं, मोमेंटम है ना, तो होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और मास का हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एंड इट्स वेव लेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन 3 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है कि टाइम अगर दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो बताइए साउंड वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3 सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से सोचिए, पहले फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेव लेंथ दिया हुआ है, क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल सकता है, स्पीड निकल सकता है, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड अगर निकल जाएगा, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि v इक्वल टू, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है एफ लेमडा, या फिर एन लेमडा भी बोलते हैं हम लोग, है ना। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है, वेव लेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया हुआ था और लेमडा 4 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये v आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है हम लोग को, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड दिया हुआ है, हम लोग का स्पीड निकाल चुके, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज 1.11 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डी एक्सेलरेशन, फिर बोला है 2.22 एक्सेलरेशन, 2.22 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर जो है वो डी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। अब ऑप्शंस तक आप पहुंच भी जा रहे हैं, अगर 1.11 अगर रिजल्ट निकाल भी पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन देके फंसा दिया आपको। क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बोला गया कि एक बस जो है अपना स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, हाँ, 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, यानी 20 का डिफरेंस जो है, 20 किलोमीटर पर आवर का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 5 सेकंड में हो रहा है। तो एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन जो है पता करना है। देखिए, स्पीड अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डी एक्सेलरेशन ही निकलेगा हमारा। ठीक है, तो कैसे, एक्सेलरेशन होता है डी बी अपॉन डी टी, यानी चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो या फिर सिर्फ टी भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग का जो
चेंज इन स्पीड मतलब होता है क्या, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो फाइनल कितना था 60, इनिशियल 80, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो -20 में आएगा। और क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 5/18 मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, इंटू 5 है, 5 सेकंड का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इंटू तो नहीं, ये बाई में 5 है, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 1.1 आएगा मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सलेशन हो रहा है वो रिटार्ड हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, जो बस का स्पीड है वो कम हो रहा है, इस चीज़ को बतलाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब वो जो स्पीड है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ना कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्सेलरेशन लिखेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन रहता तो नेगेटिव मारते, साइन नहीं दिया इसलिए डी एक्सेलरेशन मारेंगे। इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या प्लाज्मा कंडेंसेट। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होगा अगर हम लोग क्या करते हैं उस मैटर को, ठीक है, वो जो मैटर ऑब्टेंड होगा वो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ऑब्टेन बाय कूलिंग ए गैस, गैस को हम लोग कूल कर रहे हैं बहुत लो डेंसिटी में, ठीक है। कूलिंग ऑफ ए गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी, एक गैस को हम लोग कूल कर रहे हैं जिसका डेंसिटी बहुत कम है और उसको कूल कर रहे हैं कैसा, वेरी लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे उसको कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेट ऑफ मैटर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो वो हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, BEC बोलते हैं उसको, ठीक है। लगभग 0 केल्विन पे उसको अगर ये कर रहे हैं, टेम्परेचर ठंडा कर रहे हैं उसको, तो वो जो नया स्टेट ऑफ मैटर बनेगा वो बनेगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। कंडीशंस ये है कि उसका जो डेंसिटी होना चाहिए, वो जो गैस है उसका डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि जो वो गैस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी लेते हैं। अंडर दिस एक्सट्रीम कंडीशन द इंडिविजुअल एटम स्लो डाउन, लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो जो मैटर था उसका जो एटम्स था वो अपना आइडेंटिटी खोने लगता है एंड कंडेंस इनटू लोवेस्ट पॉसिबल क्वांटम स्टेट, ठीक है। दे कोलैप्स इनटू ए सिंगल यूनिफाइड वेव, और वो फिर कोलैप्स होकर के एक नया वेव बना देता है जिसको हम लोग सुपर एटम के तौर पे भी मतलब बिहेव करेगा, वो किस तरह का, सुपर एटम की तरह, ठीक है। तो वो एक नया स्टेट ऑफ मैटर बनता है हम लोग को, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, एवापोरेशन। तो हीट जो है सन से जो हीट है वो हम लोगों तक पहुंचता है तो वो रेडिएशन के द्वारा और वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है। कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है, जैसे इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट, इसके फॉर्म में आता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि रेडिएशन के लिए हम लोग को किसी तरह का कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सब जो है मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कंडक्शन की बात करें, कन्वेक्शन की बात करें तो उसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये भी याद रखना है कि रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, बाकी जैसे कन्वेक्शन, कंडक्शन जो है वो वैक्यूम पे ट्रेवल नहीं कर सकता है। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। आसान सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ mv², m का वैल्यू बैठाओ, v का वैल्यू बैठाओ, b का स्क्वायर लगाओ, ठीक है, आंसर मिल जाएगा हम लोग को 9 जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए कम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है कम्बिनेशन रिएक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। रिएक्शन वेयर ए प्रोडक्ट रिलीजेज गैस, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, आयंस एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, ए कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो सिंपल सा है, कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है, 2 एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले, उसी को क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना ले तो कंपाउंड कंबाइन हो गया, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। A 100 gram block of lead is heated from 20 degree Celsius to 50 degree. Calculate the amount of heat transferred to the block. अगर specific heat of lead दिया हुआ है
127 जूल केजी पर इनवर्स और केल्विन पे इनवर्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड दिया हुआ है। तो बोला गया कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसको जो हम लोग को पता है वो होता है Q इक्वल टू mCV डेल टी। ठीक है, डेल टी बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस। तो बोला m कितना था, मास कितना था, 100 ग्राम। ठीक है, इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 50 डिग्री। तो डेल टी हो जाएगा 50 माइनस 20 30। और CV का वैल्यू यानी स्पेसिफिक हीट जो दिया हुआ है वो है 127। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को आता है 381 जूल। ठीक है, तो अगर बात करें कि हम लोग को जो है हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के उसका टेम्परेचर जो है 20 से 50 डिग्री पहुंचाने में 100 ग्राम का ब्लॉक को कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो जाएगा 381 जूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेना सपोर्ट दैट लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन। इनमें से कौन सा वेव जो है सपोर्ट करता है इस बात को कि लाइट जो है, लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स वेव है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस सेट में कि लाइट कौन सा वेव है, तो एक ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव था। ठीक है, तो कौन सा चीज़ ऐसा है जो कि लाइट को ये बतलाता है ट्रांसवर्स वेव, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन में एक्चुअली होता क्या है कि लाइट जब ट्रेवल करता है, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो होता क्या है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो है देखिए इसका जो वाइब्रेशन है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर पे ट्रेवल करने देता है। ठीक है, तो यही बात बोला गया कि वेव restrict the vibration of a wave to a single plane perpendicular to the direction of wave travel। ठीक है, लेकिन साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो ठीक है, तो यहीं से पोलराइजेशन से ही हम लोग को पता चल लगता है कि जो लाइट जो है वो एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल फ्रॉम गिवन ऑप्शन। फ्यूल का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो फ्यूल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं ये जो होता है मेनली जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जितने भी फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके बने होते हैं। ठीक है, तो जब इनका कंबशन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिलीज़ करता है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। टू सर्कुलर कॉइल ए बी हैव सेम रेडियस आर carry the same current I but have 50 and 100 turns respectively, the magnetic field produced by A बराबर B greater than A and B are undetermined या A greater than B। बोला गया कि दो सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस सेम ही बोला है, सेम करंट भी जा रहा है, बट नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अलग अलग है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस होगा, ए में ज़्यादा होगा, बी में ज़्यादा होगा, या हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड करता है, ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन कैसे निर्भर करता है ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या होता है करंट, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और आर जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि बी जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, तो दोनों ही याद रखना आपको, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। ठीक है, रेडियस सेम बोला है, करंट भी सेम बोला है। ठीक है, तो
जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उसी वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स किस में थी, बी में ज़्यादा थे। इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्पेसीज इन द सोल्यूशन, the total number of ionic species in the solution, the total number of species irrespective of whether they are ionic or non-ionic, the types of forces operating between the non-ionic species, ionic species and the solvent molecule, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो बोला गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर आयनिक और नॉन आयनिक, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ समझिएगा इसका प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, ठीक है। ये एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है दैट डिपेंड सोली ऑन द टोटल नंबर ऑफ या टोटल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो याद रखना है कोलिकल प्रॉपर्टी जो है ये सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो पूरी तरह से डिपेंड करता है सोल्यूट, जो सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसी का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, चाहे वो किसी फॉर्मेट में हो, आयन के फॉर्मेट में हो या किसी और फॉर्मेट में हो, ठीक है। these property do not depend on the specific chemical nature पे भी डिपेंड नहीं, साइज, मास, टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर इफ़ द पार्टिकल इज़ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है में है, कैटायंस में है, आयंस में है, एनायंस में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो कंसंट्रेशन को देखता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। Which principle state that partial vapor pressure of each volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction? Henry's law, Dalton's law, Rawls law, Boyle's law। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये कुछ हद तक कन्फ्यूज़न है, बॉयल्स लॉ को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ है, रॉल्स लॉ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में आप फंस सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत क्लोजनेस है इन तीनों ऑप्शंस में। बॉयल्स लॉ तो था कि प्रेशर कांस्टेंट वाला होता है, सॉरी, ठीक है, बॉयल्स लॉ को भी देख लेंगे हम। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, बोला गया कि पार्शियल वेपर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि रॉल्स लॉ, ठीक है। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो बोला गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल, तो ये हो जाएगा आपका रॉल्स लॉ, ठीक है। बाकी बात करें हेनरीज लॉज की, तो ये क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा में ही आप मार खा सकते हैं, नेगेटिव करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन, वोलेटाइल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे रॉल्स लॉ, जबकि हेनरीज लॉ इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डाल्टन्स लॉ किस चीज़ की बात कर रहा है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। डाल्टन्स लॉ हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस होगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, जो मैं बता रहा था कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओनली, डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, लिक्विड मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली।
तो बोला है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट और लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी क्या है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कैसा है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो फ्लोट करेगा या तैरेगा। जैसे आप सुने होंगे कि इसमें जो डेड सी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खरा पानी है वहाँ पे, तो आदमी तैरता रहता है। तो तैरता इसलिए है क्योंकि वहाँ का पानी का जो डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है उन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ऑब्जेक्ट में और लिक्विड में, ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड वेट इज स्ट्रॉन्गर देन द अपवर्ड बाउंड फोर्स कॉजिंग, वो डूब जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बाउंड फोर्स हम लोग को धकेल रहा है वो कम पड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से आदमी सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो यहाँ पे बाउंड फोर्स जो है ज़्यादा काम करेगा, जिसकी वजह से आदमी तैरेगा, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी दोनों का बराबर हुआ तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स सस्पेंडेड विद इन लिक्विड, माने पूरी तरह से ना डूबेगा ना ये करेगा, आधा अधूरा रहेगा, ठीक है, सस्पेंड किया हुआ रहेगा। 1 mole of an ideal gas occupies a volume of ... liter at 273 K and 1 atmosphere pressure। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो मोल दिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल, ठीक है। ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, अगर उसका टेम्परेचर 273 के है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर की बात करते हैं, वो 1 atm है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। आइडियल गैस के लिए हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो होता है PV बराबर nRT, ठीक है। PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब बाकी सबको पुट करना है, ठीक है। R का वैल्यू हम लोग को, R का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है 0.082, 0.082, ठीक है। इतना ही याद रखना, इतना बड़ा डेटा याद नहीं रखना आपको, 0.082, क्योंकि 1 मोल बोला है तो n जो होता है वो होता है मोल्स, ठीक है। कितना मोल? 1 मोल। प्रेशर दिया हुआ है, बाकी सबको पुट करना है, तो हम लोग का आ जाएगा 22.414, ठीक है। तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए यहाँ पे था R का वैल्यू 0.82, ठीक है, ये हो जाएगा 22.4। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली बिकॉज स्टार्स आर वेरी क्लोज टू द surface of earth. Different layers of the earth are of same density. Different layers of atmosphere have different density. Stars doesn't have its own light. क्या होगा इसका आंसर? तो स्टार्स का जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली हम लोग को चेंज होते हुए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटीज अलग अलग है। क्योंकि सुनिएगा, जब स्टार्स का जो ये मैंने रोशनी जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से होकर के गुजरता है, जिसका डेंसिटी अलग अलग है। तो क्या होता है, वहाँ पे आकर के जो लाइट्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हम लोग को पोजीशन चेंज करते हुए दिखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन? एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, बोथ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए, फ्यूज़न का मतलब होता है एक जगह जमना, ठीक है। फिशन का मतलब होता है टूटना। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे जो काम करता है वो करता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न पे काम करता है हाइड्रोजन बॉम्ब। देखिए, जैसे फ्यूज़न से फ्यूज़ आता है, फ्यूज़ टुगेदर अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, ठीक है। तो खास करके हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये फ्यूज़ होते हैं एक साथ काफ़ी ज़्यादा हीट पे, प्रेशर पे, ठीक है, टू फॉर्म हेवियर हीलियम न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है।
तो सिंपल सा है, Mg एक एटम था, ठीक है, Mg के एक एटम Cl2 के दो एटम से मिल करके MgCl2 बना दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कम्बिनेशन रिएक्शन। बाकी बात करें HCl और NaOH की, देखिए H के साथ कौन था, Cl था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, N के साथ Cl आ गए हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देख लीजिए, H Cl के साथ था, लेकिन और NaOH Na के साथ OH था, अभी क्या हो रहा है, H2O आ जा रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला AH इसके साथ चले जा रहा है और Na के साथ Cl चले जा रहा है, तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और बात करें CuSO4 को जब रिएक्शन करवा रहे हैं आयरन के साथ तो बनता है FeSO4 प्लस कॉपर्स, ठीक है, कॉपर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, क्यों, रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन a body is taken from the equator to the north and south pole, then its weight remains the same, increase at the south pole, decrease at the north pole, decreases या फिर increases। ठीक है, जब हम लोग किसी बॉडी को नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ लेके जाएंगे तो उसका एक वेट जो है क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा जो भी है, पोल्स की तरफ जब लेके जाएंगे तो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज एट द साउथ पोल, ठीक है, मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीज एट द साउथ पोल नहीं, है ना, ठीक है, दोनों साइड ही क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पोल्स पे जो होता है जी का वैल्यू वो ज़्यादा होता है, जी का वैल्यू ज़्यादा मतलब वेट ज़्यादा, ठीक है। Suppose a number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror, then all the reflected ray will intersect at the principal focus at infinity between the pole and the infinity at the pole। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, जब भी कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करता है किसी कनकेव मिरर पे, तो सारे रेज जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, फोकस पे करते हैं, ठीक है। देखिए ये रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलली गुजरता है और मिरर से जाकर के टकराता है तो वो फोकस पे जाकर के इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो एट द प्रिंसिपल फोकस the potential difference V across the end of the given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provide its temperature remains the same, this is called Pascal's law, Charles law, Ohm's law, Boyle's law। ठीक है, तो बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस V है किसी मेटालिक वायर के एंड में, ठीक है, और उससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और तो ये बोला कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, कंडीशन सप्लाई के टेम्परेचर सेम है अगर, तो ये कौन सा लॉ कहलाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ, हम लोग पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू IR, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, ठीक है। बात करें पास्कल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, अब जो आइडियल गैस इक्वेशन है वहीं से हम लोग कर सकते हैं PV इक्वल टू nRT, ठीक है, तो अगर चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, उसी तरह से बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी या नन ऑफ दे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ए कंपास नीडल, कंपास नीडल से हम लोग उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, जिससे ये विच पॉइंट इज फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल टू द मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हम लोग इसका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ फोर्स कॉजेज द चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, मास, ग्रेविटी, ठीक है, किस तरह का फोर्स कॉज करेगा, ठीक है, कॉजेज चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स।
कोई भी बॉडी अपना पोजीशन तभी चेंज करता है जब उसमें अनबैलेंस फोर्स हो, ठीक है। क्योंकि अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, कोई भी बॉडी में अगर बैलेंस फोर्स आ रहा है तो वो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बॉडी को मूव कराने के लिए अनबैलेंस फोर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग वैसे भी लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे अपने स्टेट पे ही रहता है, ठीक है। The sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance is formula mass, mole, atomic mass या molecular mass, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? Sum of all the atomic masses of all atoms in a molecule of the substance is क्या होगा? molecular तो the sum of atomic masses of all the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance is formula mass, mole, atomic mass या molecular mass। तो बोला गया कि जितने भी एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक मासेस का सम जो होता है वो क्या कहलाता है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, उसका जो एटम्स का एटॉमिक मासेस है सबका सम करेंगे तो वही होता है हमारा मॉलिक्यूल मास। जैसे कि बात करें हम लोग H2 की, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन है 2 ठो और ऑक्सीजन है हमारा एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अगर इसका हम लोग एटॉमिक मासेस की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्योंकि 2 है तो 2 हो जाएगा। और उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? वो होता है 16, ठीक है। तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया। यही हमारा क्या हो जाता है? दोनों को सम किए तो ये बनेगा मोलिकुलर मास। टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ 72 km/h इन मीटर पर सेकेंड वी विल राइट 272000 या फिर 200। स्पीड जो कि km/h में दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो इसको किससे डिवाइड करने का? 5/18 इससे निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को पता है ये चीज़। अगला क्वेश्चन, द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ CuSO4 + Zn बन रहा है Cu + ZnSO4 मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो पहले जैसे बात करें कि कॉपर सल्फेट के साथ जब मेटल का रिएक्शन यानी जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं तो अब बन जा रहा है क्या? जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हो जाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही कॉपर और जिंक है, दोनों ही मेटल है, इसलिए मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? तो ये रिएक्टिविटी से सीरीज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में हम लोग जानते हैं कि एक्सो का मतलब होता है हीट निकलेगा उससे, ठीक है, हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ठीक, ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of force of 5 Newton if the work done is 25 joule, the angle between the force and direction क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले हमको डेटा कलेक्ट करना है ये कि क्या क्या दिया चीज़ दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, वर्क डन 25 दिया हुआ है, तो बोला गया कि एंगल क्या निकलेगा, ठीक है। तो वर्क डन का जो पूरा वाला फॉर्मूला होता है वो होता है F.ds cos थीटा, ठीक है। हम लोग जानते हैं F.s cos थीटा होता है वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन दिया हुआ था 25 जूल, फोर्स दिया हुआ था 5, s जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 मीटर दिया हुआ है और cos थीटा निकालना है, हम लोग को थीटा निकालना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos थीटा बराबर 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2। अब 1/2 को cos के किस वैल्यू का जो रिजल्ट है वो 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री जो है उसका वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 के जगह पे हम लोग cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए cos तो सेम हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देन दिस
eye defect can be corrected by using concave lens for suitable power, plain glass plate, convex lens for suitable power, या प्लेन मिरर। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो जब कोई पर्सन जो है फार ऑब्जेक्ट को तो देख लेता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देखता है, तो उसको उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? कन्वेक्स लेंस चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का जो कंडीशन होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर का तो ऑब्जेक्ट दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कन्वेक्स मिरर लेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ याद रखना है आपको, जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो इसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, बिहाइंड द रेटिना बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं कि जो जैसे हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी को हो गया है, ठीक है, तो उसको उस पे जो उसका जो इमेजेस बनेगा, उसका जो आई पे इमेजेस बनेगा वो रेटिना के बिहाइंड बनेगा या रेटिना पे बनेगा या रेटिना के फ्रंट पे बनेगा। तो ये याद रखना आपको, रेटिना के बिहाइंड बनेगा। और कन्वेक्स लेंस जो है उसी को कन्वर्ज करने के लिए क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो उसको कन्वर्ज करा के कहाँ पे लेके आता है? रेटिना पे लेके आता है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर अकर्स ड्यू टू द एक्चुअल मास मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वर्शन। ठीक है, तो बोला गया कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ड्यू टू एक्चुअल मास मूवमेंट, माने जो मॉलिक्यूल से उसका एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो कौन से प्रोसेस से होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, कंडक्शन जो है, कंडक्शन में जो एक्चुअल मॉलिक्यूल से उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है, वो वाइब्रेट करता है अपने पोजिशंस पे। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, फ्लूइड को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो हीट पाता है और वो एक्सपैंड होकर के, ठीक है, वो एक्सपैंड होता है और बिकम लेस डेंस, और उसमें जो डेंसिटी है उसका घटता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, जबकि कूलर वन जो होता है, कूलर का डेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सिंक करने लगता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है पानी को गर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। जबकि कंडक्शन में या रेडिएशन में तो वेव के फॉर्म में आता है। ठीक है, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, आयरन। सबसे ज़्यादा जो मेलेबल मेटल है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। मेलेबल का मतलब ये होता है जिसको हम लोग शीट के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो गोल्ड को हम लोग तो शीट के फॉर्म में बना ही सकते हैं, और बना ही सकते हैं मतलब सबसे ज़्यादा जो मेलेबिलिटी होती है वो गोल्ड की होती है, जिसको सबसे आसानी से शीट में बदल सकते हैं। ठीक है, और बात करें कि एक होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग वायर में बदल सकते हैं। ठीक है, वो भी गोल्ड का ही होता है। तो दोनों ही याद रखना है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, दोनों ही गोल्ड का सबसे ज़्यादा होता है। Which of the following is a process in which hot, less dense material rises up and are replaced by colder, more dense material? Condensation, radiation, conduction, convection. अभी आपने ये वाला अगर क्वेश्चन देखा होगा 35, 34, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। अभी हम लोगों ने बात किया कन्वेक्शन में जो होता है हॉट जो मटेरियल है वो लेस डेंस होता है और वो ऊपर की तरफ चले जाता है और कोल्डर वंस नीचे चले जाता है। तो ये किस में होता है? कन्वेक्शन, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। इफ़ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी रिड्यूस, इंक्रीज, रिमेन्स अनचेंज या चेंज साइन। कोई एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको वाटर में इमर्ज कीजिएगा तो उसका फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो ये याद रखना है, रिमेन्स अनचेंज मैंने फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाता है? चेंज नहीं होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट होता है किसी अदर मटेरियल का। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होता है वो शेप पे ही डिपेंड करता है, फिजिकल शेप पे ही डिपेंड करता है मिरर के।
बाकी और किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम्स। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है वो सेम ही रहेगा। अब मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, कौन सा फ्रिक्शन कहाँ पे इन्वॉल्व होगा इसको मैच करना है। ठीक है, आप कीजिए पहले। ठीक है, तो बोला गया कि ए हेवी बॉक्स एट द रेस्ट ऑन द फ्लोर, जब कोई हेवी बॉक्स फ्लोर पे रेस्ट कर रहा होता है तो उसके साथ कौन सा फ्रिक्शन आसान है हम लोग का, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब कोई बॉडी बॉक्स रुका हुआ है किसी फ्लोर पे तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कार मूविंग, कार जब मूव कर रहा है रोड पे तो किस तरह का होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो कार का जो पहिया है वो तो रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन ऑब्वियसली। ठीक है, बोट सेलिंग इन द सी, बोट जब सी पे सेल कर रहा है उस टाइम किस तरह का फ्रिक्शन, तो फ्लूइड का फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि वहाँ पे वाटर है, सी है, समुद्र में पानी है, पानी है तो फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। स्लाइडिंग ए बुक अक्रॉस ए डेस्क, जब हम लोग डेस्क पे रखे बुक को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे फील्ड लाइन सर्व्स एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे रिप्रेजेंट ए पाथ अलोंग विच फ्री इलेक्ट्रॉन वुड टेंड टू मूव, हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड्स टू मूव, हाइपोथेटिकल फ्री साउथ पोल वुड टेंड टू मूव, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन वुड टेंड टू मूव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, तो इनमें से कौन सा है जो टूट रहा है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2, बर्निंग ऑफ कोल, इनमें से क्या होगा जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो पहले मैं अदर ऑप्शंस को देखता हूँ, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2। ठीक है, माने ऑक्सीजन और वाटर का बनना, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्म हो रहा है। उसी तरह से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बात करें, बर्निंग ऑफ कोयला की बात करें। ठीक है, तो इसमें बहुतों को दिमाग में ये हो सकता है कि बर्न कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि टूट करके कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोयला की बात करें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस की बात करें। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे एडिशन होता है। किस चीज़ का एडिशन, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में जलता है, इसका मतलब उसका एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बात करें या बर्निंग ऑफ कोयले की बात करें, दोनों के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन रहेगा माने एडिशन होगा तब जाके कुछ हो रहा है, तो यहाँ ये दोनों ही एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बाकी बच गया सिर्फ ये नंबर ऑप्शन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। समझ में आया। ठीक है, तो AgCl जो सिल्वर क्लोराइड था वो सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है Ag और Cl में। ठीक है, तो Ag जो सिल्वर का कलर वो क्या हो जाएगा, सिल्वर जो है ग्रे कलर में आ जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, तो यही ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा था, ये लिखा था सिर्फ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो ये आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब तक आपने वो रिएक्टिविटी सीरीज़ की वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ बेरियम आयोडाइड का जब रिएक्शन करा रहे हैं, पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पोटेशियम के साथ आयोडाइड आ जा रहा है और बेरियम के साथ ब्रोमाइड आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे को रिप्लेस कर दे रहा है। पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था लेकिन यहाँ पे पोटेशियम के साथ आयोडीन बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था, पोटेशियम के साथ आयोडीन आ गया, बेरियम के साथ आयोडीन था और बेरियम के साथ ब्रोमाइड आ जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट, 100, 30, 34, 32। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जैसे ही इसको सी के जगह पे आप 0 डिग्री मानिएगा, ये फार्मूला होता है सी बराबर एफ माइनस 32 इंटू एफ माई 9, ठीक है। जैसे ही सी के जीरो जगह पे 0 पुट कीजिएगा, 9 यहाँ आकर के 0 हो जाएगा, तो एफ माइनस 32 इंटू 5, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 32 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले यहाँ पे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा गया था, अगर पूछता 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। आप चाहें तो यहाँ पे सी के जगह पे 100 बैठा करके देख सकते हैं, ठीक है। सी के जगह पे 100 बैठाइएगा तो 9 इंटू 100 900 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 100 को 5 से कट कर लीजिएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिला जुला के यही है कि 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिलेटेड विथ एन एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के एनाटॉमी से कौन सा चीज़ रिलेटेड है? स्टिग्मा, पेटिला, एरिस या स्पेलिन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस हम लोग पढ़ चुके हैं। आइरिस जो है वो क्या है, एक तरह का आइरिस जो है कितना लाइट हमारे आंखों के अंदर जाएगा वही कंट्रोल करता आइरिस, और किसके थ्रू? पीपल के थ्रू, ठीक है। पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करना या पीपल को एक्स्ट्रा बढ़ाना, ठीक है, वो आइरिस ही करता है, ताकि कितना अमाउंट ऑफ लाइट वो जो है अंदर जाएगा। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा फ्लावर का पार्ट है स्टिग्मा। उसके बाद पेटिला क्या होता है? नी कैप होता है हमारा। और स्प्लेन जो होता है, स्प्लेन के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। स्प्लेन क्या होता है? वर्किंग टू फिल्टर ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। और ये किसका पार्ट है, ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। रिसाइकल्ड ऑल आरबीसीज और एंड स्टोर प्लेटलेट्स। तो स्प्लेन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ओल्ड आरबीसीज को रिसाइकिल करता है और प्लेटलेट को स्टोर करता है। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, रस्ट किस किस का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि रस्ट सिर्फ एक कंपाउंड का या सिंगल कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। क्या क्या है? Fe2O3 जिसको हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 NH2 एंड आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड FeOH का थ्राइस, ठीक है। बहुत जगह आपको Fe2O3 ही मिलेगा एंड आयन NH2O मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली मिक्स कम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड का भी, आयरन हाइड्रोक्साइड का भी, ठीक है। FeOH का होल थ्राइस। बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटेट ट्यूब मीटर या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो बर्नौलीज जो इक्वेशन है वो तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या एक्चुअली? तो ये कहता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीमलाइन फॉर ए स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है। ये बोला गया है कि स्टडी इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लो के लिए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल पे तीनों ही चीज़ काम करता है, वेंचुरी मीटर भी, ओरिफिस मीटर भी, पिटेट ट्यूब भी। Answer the following answer according to the given statement. Statement 1, the distance time graph of an object moving with uniform speed is a straight line. The slope of the distance time graph indicate the speed of an object. If the distance time graph is curved, the object is moving with variable speed. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, 3 फॉल्स है, 1 3 सही, 2 फॉल्स, और या ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, या फिर 2 एंड 3 ट्रू, 1 फॉल्स, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा ये तीनों ही क्या होगा? सही होगा, ठीक है। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही स्पीड होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व बनेगा ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा तो। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से जो ये होगा, ठीक है, यानी कि स्पीड जो है वो लगातार चेंज हो रहा है तो
ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा आपका कर्व, ठीक है। अगर स्पीड वेरिएबल नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट होता, यूनिफॉर्म होता, तो वो फिर ये वाला पे स्ट्रेट लाइन बन जाता, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। Advanced sunrise and delayed sunset is because of the phenomena of atmospheric refraction of light, total internal reflection, atmospheric reflection of light या scattering of light, जिसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए सेट ऑफ होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन सा है जो है कि होमोलोगस सीरीज है? इथेन, मीथेन, इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, इथेन, मीथेन, प्रोपीन, इनमें से कौन सा है जो कि होमोलोगस सीरीज होता है? होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है कि इसका फंक्शनल ग्रुप एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ठीक है। सबका फंक्शनल यूनिट जो है वो है CH2, ठीक है। तो तीन, जब बाकी देखिए यहाँ पे इथेन है, मीथेन है, या फिर यहाँ फिर इथाइन हो जा रहा है, ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आइन की बात करें, ठीक है, एक होता है मीथेन, एक होता है प्रोपेन, और एक होता है ब्यूटेन। फिर वहीं पे अगर बात करें इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये अलग है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है इसको कि इसका जो ब्यूटाइन, प्रोपाइन और इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, जबकि ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ANE जहाँ पे आ रहा है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। यहीं पे अगर मीथेन, इथेन और ब्यूटेन माने ENE रहेगा, ENE जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। ANE में +2 होता है, उसके बाद ENE में कोई भी +2 नहीं होता है, सिर्फ H2n होता है, उसके बाद YNE में -2 होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है -2। विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर को कौन सा जो है डिस्प्लेस, कौन सा ऐसा मेटल है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या फिर आयरन, ठीक है। तो कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए उस मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लिया होगा अब तक, तो आपको पता है कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब कॉपर को तो कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता है, डिस्प्लेस करने के लिए उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो ये देखिए वो हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्मोनियम का सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। इसमें बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अल्मोनियम का ज़्यादा, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, ठीक है। तो विच मेटल कैन बी डिस्प्ले, सॉरी मैं क्वेश्चन उल्टा बोल रहा था, सुनिएगा, गलती हो गया, ठीक है। इसमें बोला कि विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर, कॉपर जिसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है? जिसका रिएक्टिविटी उससे कम है, तो उससे रिएक्टिविटी किसका कम है? सिल्वर का कम है, ठीक है। तो वो उसको आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए कॉपर के साथ, कॉपर एक मेटल है, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन में, AgNO3 है, तो AgNO3 जो है Ag वहाँ Ag को हटा देगा कॉपर, और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और Ag बनेगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा अगर ये सीरीज़ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आने वाले वीडियोस के लिए आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियोस ये देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। आप और भी तरह का अगर वीडियोस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।